हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि जेई मेन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम चार तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन इन जनरल डीएफ ब्लॉक के बारे में। उसके बाद हम डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उनको स्टडी करेंगे। Thereafter, we will move to some important compounds of D block. उसके बाद हम F ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं या कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड इन लास्ट वी विल आल्सो बी डीलिंग विद सम क्वेश्चंस, ताकि जो कंसेप्ट हमने इस वीडियो में सीखने की कोशिश की है उनको हम कैसे अप्लाई करके वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। वो सारे क्वेश्चन जेई मेन के एक्चुअल क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं वही क्वेश्चंस होंगे। सो दैट वी विल बी डूइंग ऑल्सो, ताकि आपको इस वीडियो में पूरा थ्योरी भी समझ आ जाए एक बहुत ही क्रिस्पली मैनर में, और आपको ये भी आइडिया लगे कि उस थ्योरी को यूज करके हम किस तरीके से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई मेंस में स्पेशली उनको हम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डीएफ ब्लॉक। सो डीएफ ब्लॉक अगर हम देखें, पर्टिकुलरली लेट्स से डी ब्लॉक। तो जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक हमारे लिए ग्रुप अगर समझें तो कौन से ग्रुप में होता है? इट इज फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। और अगर पीरियड की बात करें सो द पीरियड इज 4th पीरियड टू 7th पीरियड। ठीक है, तो जनरली हम हो सकता है कि ध्यान ना भी दें कभी कभी इन बहुत ही ट्रिवियल सी चीजों पे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पोजीशन जो है वो 4th से 7th पीरियड, और ग्रुप कौन सा रहेगा? 3rd से 12th ग्रुप। उसके बाद अगर हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं, एफ ब्लॉक में हमारे पास क्या सिचुएशन है? इन एफ ब्लॉक बेसिकली वी आर हैविंग व्हाट वी कैन से, उसका जो ग्रुप है वो बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि काफी बार हम ध्यान ही नहीं देते कि अब वो टेबल में जब भी दिखाया जाता है पीरियोडिक टेबल में तो एफ ब्लॉक को नीचे एक सेपरेट ब्लॉक बना के दिखा देते हैं। अब वो उससे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है काफी स्टूडेंट्स को कि पता नहीं इसका ग्रुप कौन सा होगा। तो इसके लिए हम ग्रुप कंसीडर करते हैं 3। तो ये एक तरीके से कन्वेंशन है, हम पूरे टेबल को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे। जो जो 18 कॉलम्स हैं कन्वेंशनली हम उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो हमारा पूरा का पूरा एफ ब्लॉक है वी कंसिडर इट टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप 3। पीरियड ऑल्दो आपको आइडिया होना चाहिए, इट इज इन पीरियड 6 and 7। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक कि इनकी पोजिशनिंग कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में, वहां से हम बता सकते हैं। डी ब्लॉक को अगर आप देखेंगे तो डी ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम एक टर्म यूज करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक के लिए हम एक दूसरी टर्म यूज करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। So D block has transition element and F block has the name of inner transition elements। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा एलिमेंट जिसमें इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर उसकी कोई ना कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जब ये डेफिनेशन हम फॉलो करते हैं तो मोस्टली सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत आ जाती है। और वो दिक्कत कहाँ पे आती है? वो दिक्कत आती है जिंक, कैडमियम और मरकरी में। तो जैसे जिंक के एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो वो 3d10 4s2 है। तो यहां पर हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है कि इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए। अब वो इनकम्प्लीट डी सबशेल तो नहीं है, यहां पर तो फुली फिल्ड है। और अगर आप इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें विच इज +2, तो वहां पर भी हमें D10 ही मिल रहा है, विच इज अगेन नॉट इनकम्प्लीट, विच इज कंप्लीट डी सबशेल। तो उस तरीके से, उस लॉजिक से हम जिंक, कैडमियम, मरकरी
इन तीनों को डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक जो जनरल सी चीज हमें पता होनी चाहिए कि डी ब्लॉक में आप स्टार्ट करते हो तो पहली सीरीज 3D सीरीज होती है, जो कि कौन से पीरियड में है? इट इज इन 4th पीरियड। सिमिलरली आगे 4D सीरीज आएगी, 5D सीरीज आएगी और 6D सीरीज आएगी, लेकिन 6D सीरीज अभी कंप्लीटली डिस्कवर नहीं हुई है, इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए, वैसे तो आप गेस भी करोगे तो मेरे हिसाब से यही गेस करोगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हैवियर एलिमेंट्स ही होते हैं जो अभी भी शायद कुछ डिस्कवर करने बाकी हैं या आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो गेस तो शायद आप 6D का ही करो, बट हमें ये चीज अदरवाइज भी एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म पर पता होनी चाहिए। आगे अगर हम देखें तो डी ब्लॉक की इंपॉर्टेंस में ये चीज भी बोली जाती है कि जो प्रेशियस मेटल्स हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब भी डी ब्लॉक में आते हैं। और जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन है या फिर कॉपर है, टाइटेनियम है, ये भी डी ब्लॉक में आते हैं। तो प्रेशियस मेटल्स भी इधर हैं और जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं वो भी यहीं पर ही। उसके अलावा अगर हम एक एक चीज थोड़ा सा ध्यान दें कि ट्रांजिशन एलिमेंट, सो मे बी वी कैन नाउ स्विच मोर टू डी ब्लॉक फर्स्ट। तो अगर डी ब्लॉक में हम देखें तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला ही क्यों जाता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने का जो रीजन है वो ये है कि इनकी जो पोजिशनिंग है, इट इज बिटवीन एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। सो बेसिकली इट इज लाइक वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक एंड दे थ्रू देम वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर। सो इसलिए इनको वी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखोगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आउटर मोस्ट इनके लिए लिखूं तो दैट इज NS 1 2 एंड D बेसिकली मूविंग फ्रॉम 1 to 10। ये इनकी और ये D कहाँ पे होगा? दिस D इज लाइक N-1 D 1 to 10। ये इनकी जनरल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन में एक एक्सेप्शन है, जो ये अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसमें एक एक्सेप्शन है। वैसे तो कई सारे एक्सेप्शन है जो आप शायद काफी टाइम से जानते ही होंगे। कौन सी चीज में एक्सेप्शन आपको पर्टिकुलरली पता होगा? क्रोमियम के केस में पता होगा, कॉपर के केस में पता होगा। तो जैसे क्रोमियम की जो एक एक लॉजिकल अगर हम बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो तो कुछ 4s2 3d4 होनी चाहिए। कॉपर के लिए वही कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 होनी चाहिए। दिस इज लाइक व्हाट वी एक्सपेक्ट। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 होती है। और इसका रीजन क्या दिया जाता है कि पहली चीज 4s और 3d के एनर्जी में कोई बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली स्विच कर सकता है। और उस स्विचिंग की वजह से अगर हम देखें तो D5 और D10 अचीव हो रहा है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है, विच इज लाइक हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल कॉन्फ़िगरेशन, डी सबशेल की कॉन्फ़िगरेशन विच इज क्वाइट स्टेबल। तो उस वजह से क्रोमियम की और कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपेक्टेड से थोड़ी सी अलग है, और ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज आप थ्रू आउट इस वीडियो में देखेंगे, मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पर एनसीईआरटी के स्निपेट्स लगाए हैं। नाउ व्हाई दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल सी बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिसेंट टाइम्स में जेई मेंस में पूछे जा रहे हैं, दे आर फ्रॉम द टेबल्स ऑफ एनसीईआरटी डायरेक्टली। तो अगर हम जेई मेन के पर्सपेक्टिव से एक एक एनवायरनमेंट देखना चाहते हैं या एक सही अप्रोच देखना चाहते हैं पढ़ाई करने की, तो उस अप्रोच में not only theory of NCERT but the data, the kind of graphs given in NCERT also play extremely important role। तो थ्योरी में आपको बताता चलूंगा, लेकिन जो डेटा जो ग्राफ वाला पार्ट है वो हम NCERT के थ्रू कवर करते हुए चलेंगे।
अच्छा, अगर हम एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम कभी भी बेटा ये ना सोचें कि जो लॉजिक हमने एक जगह लगा दिया वो लॉजिक हर जगह हम लगा पाएंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि जो लॉजिक आपने अभी क्रोमियम के लिए लगाया है वही लॉजिक आप मॉलिब्डेनम के लिए भी लगा दें, वही लॉजिक आप टंगस्टन के लिए लगा दें, तो ये चीज जरूरी नहीं है आपको सही रिजल्ट देगी। कैसे? तो अगर आप क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन में 1 और 5 वाला फैक्टर है जो भी हमने डिस्कस किया। उसी के नीचे जो एलिमेंट आता है मॉलिब्डेनम, वहां पर भी 1 और 5 वाला फैक्टर है। लेकिन उसके नीचे जो एलिमेंट है टंगस्टन, वहां पर ये 1 5 वाला फैक्टर नहीं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो उनके भी जो नीचे एलिमेंट है वहां पर भी 1 और 5 का फैक्टर नहीं। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो ये D5 वाला रूल हमने एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है, आपको उसको एक्सटेंड करके जबरदस्ती हर मेंबर पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम थिंग वी शुड लर्न फॉर दिस कॉपर पार्ट ऑल्सो। अब जैसे कॉपर में अगर हम देखें तो कॉपर में ये रूल कॉपर में भी अप्लाई हो गया, सिल्वर में भी अप्लाई हो गया और गोल्ड में भी अप्लाई हो गया और लास्ट जो ये आरजी एलिमेंट है यहाँ भी अप्लाई। तो हमें इस चीज की बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो रूल हम सीख रहे हैं, जो लॉजिक हम सीख रहे हैं, वो किस एक्सटेंट तक कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट पे लग पाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक काफी इंटरेस्टिंग जो मैं आपको एक्सेप्शन बताने वाला था वो ये है कि जनरली हम मानते हैं कि एस में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, लेकिन अगर आप टेबल को ध्यान से देखें आपको एक एलिमेंट दिखेगा पैलेडियम। पैलेडियम जो एलिमेंट है वहां पे अगर हम देखें तो क्लियरली पैलेडियम में एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप निकल पैलेडियम और प्लैटिनम को देखते हैं तो निकल पैलेडियम और प्लैटिनम की कॉन्फ़िगरेशन आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती। निकल की बिल्कुल जो जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल वैसा ही है। पैलेडियम में सडनली 2 इलेक्ट्रॉन जंप होके डी में चले गए और प्लैटिनम में देखेंगे तो 2 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन जंप होके डी में चला गया। और इनसे नीचे जो एलिमेंट है डीएस, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप होकर नहीं गया। ठीक है, तो ये चीज भी हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट सीरीज में क्रोमियम और कॉपर का जो केस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड में पैलेडियम वाला केस काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और थर्ड में अगर आप देखें तो अगेन प्लैटिनम वाला केस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप होके अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, वैसे अगर आप एक चीज और ध्यान दें तो सेकेंड सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी कन्वेंशनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे, यानी उनमें NS2 नहीं है। ठीक है, सो यस, दिस इज अबाउट द यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे अगर हम चलें तो एक कहानी आती है टिपिकल लैटिस स्ट्रक्चर की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में व्हेन वी आर डीलिंग विद 3D 4D एंड 5D सीरीज यू विल सी कि वहां पर सभी एलिमेंट्स का कोई ना कोई टिपिकल लैटिस स्ट्रक्चर है रूम टेम्परेचर पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी आर सेइंग टिपिकल लैटिस स्ट्रक्चर वी आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट द पार्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन जिंक कैडमियम मरकरी की है। ये तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो हम वहां पे ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जहां पे वो डेफिनेटली डेविएशन शो करेंगे, कोई कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंगनीज का केस बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो मैंगनीज का जो केस है वो आपको याद रखना है कि मैंगनीज भी रूम टेम्परेचर पे कोई टिपिकल मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे एक मैंने आंसर जो सर्च किया वहां पे इस तरीके से दिया हुआ था कि काफी जगह काफी तरह का मैंगनीज एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई भी वो टिपिकल स्ट्रक्चर में नहीं आता। तो जब भी जेई मेन में क्वेश्चन आए कि कौन से 4 एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के जो कि टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर में शो नहीं होते, यू मस्ट इंक्लूड मैंगनीज ऑल्सो।
कभी कभी ये क्वेश्चन ट्रिकी फॉर्म में आ जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर शो नहीं करता, तो उस टाइम पे आप जिंक, कैडमियम, मरकरी को इंक्लूड नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपको किसे इंक्लूड करना हो आंसर में, सिर्फ मैंगनीज। ठीक है, तो ये चीज भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये एस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन इन डी ब्लॉक। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी जनरल सी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पहले इंक्रीज हो रहा है, कहीं क्रोमियम तक इंक्रीज हुआ और उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, समहाउ कुछ हुआ अजीब सा जिसकी वजह से मैंगनीज में एक डिप आ गया। सिमिलर सा नेचर हमें ऊपर भी दिखने को मिला कि यही जो मैंगनीज के ऊपर, सॉरी, जो क्रोमियम के ऊपर वाला एलिमेंट है मोलिब्डेनम, वहां तक इंक्रीज हुआ और फिर नीचे जाना चाहिए था, और उसके बाद कुछ रैंडम हुआ जिसकी वजह से टेक्नीशियम में डिप आ गया, और लास्ट में अगर देखें तो टंगस्टन तक इंक्रीज हुआ, और यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं है, यहाँ बिल्कुल एक्सपेक्टेड तरीके से नीचे जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्वेशन क्यों है, कैसे है, उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप उस ऑब्जर्वेशन को किसी ना किसी लॉजिक के थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो लॉजिक यहाँ पे क्या रहेगा, वो लॉजिक यहाँ पे ये रहेगा कि अगर हम ऐसा समझें कि मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है, तो मेटालिक बॉन्डिंग अगर हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, तो जैसे स्कैंडियम में सिर्फ एक डी इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में दो डी इलेक्ट्रॉन है, देन वेनेडियम में तीन डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं उनका आपस में मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ रहा है, जिससे कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम यही लॉजिक लगाएं तो इस लॉजिक से तो ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल कॉर्नर के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। सडनली आफ्टर मिडल देयर इज सम काइंड ऑफ डिक्रीज। तो उस डिक्रीज को फिर हम इस तरीके से समझते हैं कि शायद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी सबशेल, दैट इज लाइक द की टू हैव अ गुड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम दोनों में आप ये चीज देख पाएंगे। और एक चीज जो आपको डेफिनेटली याद करनी चाहिए वो क्या है, कि जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ईच सीरीज हमें कौन से एलिमेंट से मिलता है, वो एलिमेंट हमें जरूर याद करना चाहिए। तो यहाँ हमें वो क्रोमियम से मिल रहा है, यहाँ मोलिब्डेनम से मिल रहा है, बेसिकली 3D, 4D और 5D में अगर हम देखें तो वो हमें टंगस्टन से मिल रहा है। ठीक है, इसी चीज को काफी हद तक रिलेट हीट ऑफ एटमाइजेशन से भी किया है। तो अगर आप नेचर देखेंगे तो वो काफी हद तक दोनों का बिल्कुल सिमिलर सा नेचर है, और ये वही चीज है कि जो मैक्सिमा अराउंड सेंटर आ रहे हैं वो उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि शायद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल, दैट इज द की फॉर हैविंग गुड मेटालिक बॉन्डिंग। और एक, हाँ, क्लियरली हम ये चीज देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, 3D से 4D, 4D से 5D में जा रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी एलिमेंट को एटमाइज करने में, वो एनर्जी भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। और इसकी वजह से अगर हमें पूछा जाए कि कहाँ पर बेटर मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि 3D से बेटर मेटालिक बॉन्डिंग 4D में है, 4D से बेटर मेटालिक बॉन्डिंग 5D में है। एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर रहता है जब हम डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये ग्राफ मैंने विकिपीडिया से लिया है, और अगर आप इस ग्राफ को समझते हैं तो द थिंग यू शुड बी फोकसिंग ऑन शुड बी दिस ऑरेंज ग्राफ विच इज एम्पिरिकल, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल है। देखिए केमिस्ट्री में आप कभी भी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल को देखें तो आपको इवेंचुअली वेटेज एक्सपेरिमेंटल को ही देनी पड़ेगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो एक चीज है, लेकिन नेचर ने चीजों को कैसा बनाया है वो दूसरी चीज है। एंड ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि नेचर ने किसी भी चीज को किस तरीके का बनाया है। तो जो जो ब्लू ग्राफ है,
वो ग्राफ किस तरीके का है वो हमने अपनी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की है, लेकिन जो ऑरेंज ग्राफ है वो एम्पिरिकल है, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। इस ग्राफ का एक बहुत ही अमेजिंग सा फीचर अगर आप देखें, सो इसमें ये जो रेडियस दिए गए हैं, पिकोमीटर्स में रेडियस दिए गए हैं, तो अगर अगर आप इन रेडियस को ध्यान से देखते हैं तो आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पर इफ आई एम स्टार्टिंग विद सोडियम एंड आई एम गोइंग टिल से क्लोरीन, हम आर्गन पे भी जाना भी नहीं चाह रहे, अगर हम क्लोरीन तक जाते हैं तो वहां जो आपको रेडियस ऑब्जर्व होगा, तो वो रेडियस आपको लगभग लगभग 100 के करीब ऑब्जर्व, 100 पिकोमीटर के करीब, यानी आप 200 से लेकर 100 तक चले गए। ठीक है, सेम चीज अगर आप यहां देखने की कोशिश करेंगे, पोटाशियम से लेकर कॉपर तक, तो आप देखेंगे कि वो जो एक्सटेंट ऑफ डिक्रीज है वो बहुत कम है। तो डी ब्लॉक में इनफैक्ट ये स्लोप आपको सिग्निफिकेंटली चेंज होता हुआ दिख रहा होगा व्हेन वी आर हैविंग दिस थिंग, व्हेन दिस डी ब्लॉक स्टार्ट्स। तो डी ब्लॉक में जो साइज है वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है बीच में, कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो जाता है, लेकिन जो एक रेगुलर डिक्रीज नॉन ट्रांजिशन मेटल्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा कुछ डिक्रीज यहाँ पर हमें इसमें नहीं मिलता है। तो ये ऊपर वाला ग्राफ विकिपीडिया से था और नीचे वाला ग्राफ मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो वहां पे भी अगर आप देखें तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक एक बहुत ही इस तरीके से डिक्रीज है कि जिसको आप सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं बोल पाएंगे। इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका ये है, आप ऐसा समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई डिक्रीज इन डी ब्लॉक इज नॉट एज सिग्निफिकेंट, क्योंकि जब आप साइज मेजर कर रहे हैं तो आप 4s तक के साइज को मेजर कर रहे हैं, और जो आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जा रहे हैं, आप स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम, टाइटेनियम से लेकर वैनेडियम, ये जिस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड होते जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स 3D में ऐड होते जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज को बाहर पहुंचने तक। ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज बाहर पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि आपने इनर ऑर्बिटल में, इनर सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, तो वो कंपैरेटिवली न्यूक्लियर चार्ज को ठीक ठाक शील्ड कर पाएंगे। ये बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर्ड टू से व्हेन यू आर कंपेयरिंग द केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो अगर आप एल्यूमिनियम का केस देखते हैं तो एल्यूमिनियम के केस में आपको साइज भी किसका देखना होता है, 3p का देखना होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं वो भी कहाँ ऐड हो रहे होते हैं, वो भी 3p में ऐड हो रहे होते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन उसी सबशेल में आ रहा है जहां दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे को इतना अच्छा शील्ड नहीं करते। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई आपके सामने आकर बैठेगा वर्सेस कोई आपके साथ में आके बैठेगा, तो किस केस में आपकी जो विजिबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली शील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कंसिडरेबल रीजन माना जाता है क्यों इनके रेडियस में बहुत सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं होता है। ओके, दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रीन लाइन दिखाई गई है ये 3D सीरीज है, और ब्लू लाइन अगर हम देखें तो 4D सीरीज है, और बाद में हमारे पास 5D सीरीज भी आई है। अगर आप 4D और 5D के साइज को कंपेयर करें तो वो साइज ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है, और उस साइज के डिक्रीज का रीजन क्या माना जाता है, उस साइज के डिक्रीज का रीजन है, या साइज की सिमिलैरिटी का रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्चुअल में जब हम अभी एफ ब्लॉक पे जाएंगे तो उस टाइम हम रियलाइज कर पाएंगे कि 5D फिल होने से पहले पूरा का पूरा 4F फिल होता है। तो इसका मतलब जब 4F फिल हुआ,
4f के इलेक्ट्रॉन्स ने बहुत अच्छी शील्डिंग नहीं की। इस क्यों नहीं की? क्योंकि वो ऑर्बिटल्स डिफ्यूज्ड होते हैं और उनकी वजह से यू विल सी कि जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली पहुंच पा रहा है 5D में, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पहुंच रहे हैं और उस ज़्यादा पहुंचने की वजह से देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन साइज। तो अगर हम टेक्निकली सोचे तो जब हम 4D से 5D जाते हैं तो हम साइज एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि इंक्रीज होगा? वो इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास एक नए शेल का एडिशन हो रहा होता है। लेकिन उस नए शेल के एडिशन को काउंटर करने के लिए जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स ने पुअर शील्डिंग की है, उसकी वजह से सिग्निफिकेंटली हम क्या बोल सकते हैं, साइज डिक्रीज भी हुआ। तो इट इज लाइक शेल ऐड होने की वजह से साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से 5D का जो साइज है वो डिक्रीज हो गया। तो इफेक्टिवली 4D और 5D का जो साइज है एलिमेंट्स का, इन सीरीज के एलिमेंट्स का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, सेम हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी में हमें कुछ कुछ जगह बड़े अजीब से ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। जो एक बड़ा स्मूथ सा ट्रेंड होता है जनरल कि राइट साइड जाने पे पक्का इंक्रीज होगी, वो हो सकता है वो ना भी मिले। और उसका एक सिग्निफिकेंट रीजन रहेगा कि हमारे पास जब जब D5 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो बन रही होगी या बनी हुई होगी, that will impact the regular trend. D5 और D10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम ऐसा सोचिए कि अगर हम किसी स्टेप से D5 या D10 कॉन्फ़िगरेशन पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हैं। और अगर हम स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हैं तो उस केस में जितनी एनर्जी लगनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम लगी। इस एग्जाम्पल को मैं कहाँ आपको शो कर सकता हूँ? मे बी आई कैन ट्राई दिस थ्रू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज में देखिए, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज 4s2 3d5। तो अगर आप मैंगनीज प्लस यानी कि 4s1 3d5 से मैंगनीज +2 में जाते हैं which is 4s0 3d5, तो आपको एक जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है वो सिर्फ D5 कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, जो कि हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में काउंट करेंगे। और उस D5 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो मैंगनीज की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक्सपेक्टेड से थोड़ी सी कम है। इसी तरीके से अगर आपने D5 कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वो डिस्टर्ब आपने कब किया? जब आपने मैंगनीज +2 को जबरदस्ती क्या बनाने की कोशिश की? मैंगनीज +3 बनाने की कोशिश की। तो जब आपने ये ट्राई किया तो उस टाइम आप देखेंगे कि आपने 3d5 को डिस्टर्ब करके 3d4 बना दिया। और ऐसा करने पे यू विल ऑब्जर्व कि जो एनर्जी लग रही है वो एक्सपेक्टेड से सिग्निफिकेंटली ज्यादा लग रही है। ठीक है, सेम चीज आप यहां भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। इन केस ऑफ जिंक, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कम है और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा है। तो जहां जहां पर आपको D5 और D10 वाली चीजें दिखें, वहां पर आपको जरूर ये फैक्टर को ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि आयरन की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सिग्निफिकेंटली कम क्यों है, तो उसके कम होने का रीजन क्या है? उसके कम होने का रीजन है आयरन +2 में अगर आप देखें तो इट इज 3d6, और जब वो +3 में जा रहा है तब वो क्या बन जा रहा है? D5। यानी अगेन इट इज अचीविंग दैट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी वो बाकियों के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली कम लगेगी। तो इस तरीके की चीजों से यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे एक ऑर्डर पूछा गया कि करेक्ट ऑर्डर बताइए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो अब ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है इस तरीके से कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जब आप जिंक जैसी चीज को देख रहे हैं जो कि 4s2 3d10 है, 4s2 भी है इसमें
और 3d10 भी है। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली दोनों ही चीजों की स्टेबिलिटी है, और अगर आप इस स्टेबल चीज को हटा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा कि जो जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आप जिंक के केस में देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा होगी। फिर टाइटेनियम के लिए अगर देखें तो वो क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। आगे आएंगे तो मैंगनीज पे एनर्जी थोड़ी बढ़नी चाहिए, निकल की उससे ज्यादा होनी चाहिए, जिंक की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो बहुत इजीली हम यहाँ पे डी ऑप्शन को आंसर मार्क कर सकते हैं। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की अभी हमने बात की कि काफी कम किसके लिए आएगी, वो कम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने आयरन का एग्जांपल किया, क्योंकि आयरन में D6 से D5 जा रहे हो, तो वो चीज आयरन के लिए ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन और निकल दिया हुआ है यहाँ पर अगर हम देखें, सो वी हैव मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन एंड निकल। तो उसमें से आयरन के लिए सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी थर्ड वाली, और रीजन क्या है कि वो D6 से D5 जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जेई मेंस के हैं। देखिए, बोथ दीज क्वेश्चन आर जेई मेन एंड नॉट लाइक कोई बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल रिसेंट ईयर के क्वेश्चन है। तो अगर आप कंसेप्ट समझेंगे, देखिए सारी की सारी हर चीज को आप याद भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो एक लॉजिक बनाएंगे कि जहां भी D5 D10 आ रहा है वहां पे आपको जरूर आइडिया लगना चाहिए, और दोनों क्वेश्चन उसी लॉजिक से बहुत इजीली एक्सप्लेन हो पा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ओनली स्कैंडियम इज देयर। स्कैंडियम के अलावा कोई भी ऐसा हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, 3D की बात कर रहे हैं, है ना, जो कि सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। लेकिन फिर ये जिंक क्या है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फीचर, सिर्फ कॉपर ही हमें दिख रहा है जो कि कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, +1। तो ये दो तीन चीजें अगर हम याद रखें, और बाकी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहां तक जा रही हैं, वो जा रही हैं मैंगनीज तक। तो मैंगनीज में टोटल हमारे पास इट इज लाइक मैंगनीज इज व्हाट, मैंगनीज इज D5 और यू कैन से 4s2 3d5, और अगर इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो मैक्सिमम कौन सी स्टेट तक जा सकते हैं, +7 तक। KMnO4 एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पर मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे आगे अगर हम जाएं तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसका क्या रीजन दिया जाता है कि आगे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अब एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ज्यादा फिजिबल नहीं। ठीक है, सेम चीज हम पी ब्लॉक में भी रिलेट करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम फ्लोरीन से सोचें या ऑक्सीजन से सोचें कि वहां से हम ऑक्सीजन से सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल पाते, तो ऑब्वियसली सब इलेक्ट्रॉन आप वहां से नहीं निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंट उसमें आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ पे भी आप मान सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता रहा हूं कि आयरन के लिए जनरली आपने +2 और +3 स्टेट देखी होगी, वो उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट दैट डज नॉट मीन कि आयरन +4 और +6 शो नहीं कर पाता, वो +4 और +6 भी शो कर देता है। तो ये कुछ कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट सी हैं वो हमें पता होनी चाहिए। और जो कंट्रास्ट की बात की जा रही है कि नॉन ट्रांजिशन से अगर हम कंपेयर करें, तो नॉन ट्रांजिशन में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली 2 यूनिट से वेरी करती है। तो क्लोरीन की अगर आप स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे तो वो -1 +1 +3 +5 +7 इस तरीके से वेरी करती है। यहाँ जो वेरिएशन है वो सिंगल यूनिट से होता है, और उसमें इनकम्प्लीट डी सबशेल का भी रोल आ जाता है। एक और जो चीज हम देखें, अगर आप पी ब्लॉक में रिकॉल करेंगे तो नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू समथिंग नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑल्दो
यहां पर डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। इसका क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि क्रोमियम+6 का एग्जाम्पल लीजिए। तो क्रोमियम+6, अगर आप K2Cr2O7 सोचें तो यहां पर क्रोमियम+6 स्टेट में है, तो ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। या इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज लाइक कि हम क्रोमियम को जब भी +6 में लेते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास मोलिब्डेनम और टंगस्टन +6 स्टेट में होते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि उनमें +6 स्टेट भी अच्छी खासी स्टेबल है, दे आर नॉट विलिंग टू लूज दैट स्टेट। द मोस्ट कॉमन, सॉरी नॉट द मोस्ट कॉमन, मोस्ट वर्ड यूज नहीं किया है, द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 24 हम किसके लिए रेफर कर रहे हैं बेटा, 24 इज फॉर क्रोमियम। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गई। क्रोमियम के लिए अगर आप वैसे सोचें, अपनी जनरल जो भी आपने आज तक क्रोमियम को देखा है, तो वैसे तो क्रोमियम +3 और +6 में काफी हमें दिखता है। अब अगर ऑप्शन +3 एंड +6 दिया होता तो शायद हम कंसिडर कर लेते, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन +3 एंड +6 तो दिया नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें टेबल को हाईलाइट करते टाइम मैंने एक चीज आपको बोली थी, सिर्फ कॉपर है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन तो बेकार हो ही गए, और जो हमें आंसर मार्क करके आना है वो +2 से +6। अगेन दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेईई। साथ साथ अगर आप जितनी चीजें बताई जा रही हैं उनको क्रिस्पली समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे, जेईई मेन के क्वेश्चंस आप देखेंगे बहुत इजीली आप कर पा रहे हैं सॉल्व। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमने मेटल +2 आयन लिया है और उसको मेटल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ब्लू वैल्यूज को देखें जो कि एक्चुअल वैल्यूज आ रही हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वो वैल्यूज सब वैल्यूज नेगेटिव ही हैं। यानी कि 3D में किसी भी एलिमेंट को रिड्यूस होना पसंद नहीं आ रहा है एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर के अलावा हम ऐसा बोल सकते हैं कि सब एलिमेंट को रिड्यूस होना पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉपर +2 से कॉपर की अगर बात करें तो ये चीज इसका E0 पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये वैल्यू आई थिंक आपको पता भी होगी, 0.34 वोल्ट होती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इकलौता कॉपर का केस है जो कि रिडक्शन फेवर करेगा, बाकी सब कोई भी रिडक्शन फेवर नहीं करते। कुछ चीजें ऐसी भी दी हुई हैं कि अब वैसे देखें तो आगे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल ऐसी फीलिंग आ रही है इट इज हेडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन दिख गए। कैसे एक्सेप्शन दिख गए, फिर से मैंगनीज और जिंक। और आपको जब भी ये एक्सेप्शन दिखे आपके दिमाग में एक बार D5 और D10 जरूर आना चाहिए, ठीक है। मैंगनीज में D5 होता है। D5 होने का मतलब क्या है, मैंगनीज को +2 बनाने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती जितनी हमें लग रहा था। जिंक को जिंक +2 बनाने के लिए उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमें नहीं देनी पड़ती जितनी हमें लग रही थी, एंड दैट लीड्स टू अ गुड यू कैन से नेगेटिव वैल्यू, विच मीन्स कि मैंगनीज को मैंगनीज +2 एक्वस में जाना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा पसंद है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जिंक को जिंक +2 एक्वस में जाना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा पसंद है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि निकल की जो वैल्यू है वो भी ऐसे क्रॉस क्यों नहीं कर जा रही, तो निकल की वैल्यू पॉजिटिव क्यों नहीं है, ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये आप एक फैक्ट की तरह याद रख सकते हैं कि निकल +2 का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है इट इज मोस्ट नेगेटिव अमंग ऑल 3D एलिमेंट्स। तो इससे जो उसका एक तरीके से आयन बनना है वो अच्छा खासा फेवर हो जाता है। तो निकल निकल +2 बनना चाहता है, ना कि निकल +2 निकल बनना चाहता है, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स अगर आप समझिए कि ये सारे एलिमेंट्स इस चीज को, ये सारे एलिमेंट्स अगर इस चीज को मैं बोलूं
कि अपोज कर रहे हैं। अगर कोई भी +2 में नहीं जाना चाह रहा, इनका ई नॉट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब, सॉरी ये मैं उल्टा लिख दे रहा हूं, कि अगर ये सारे एलिमेंट्स +2 से 0 में जाने को अपोज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एलिमेंट्स 0 से +2 में जाना चाहेंगे, और जो एलिमेंट खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। सो एक्सेप्ट कॉपर यू कैन से ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो ये तो हमने देख ही लिया है कि कहाँ पे हमें अच्छी खासी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट मिल सकती है। वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकती है हमें मैंगनीज में, जो कि +7 तक जाती है 3D में। अब लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि MnF7 जैसी कोई स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मैंगनीज फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा पाता है अकेले, तो वो फिर MnF4 तक ही जाता है, ना कि MnF7 तक। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अचीव करने के लिए आप ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो दोनों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम देखें तो बहुत बार ऑक्सीजन फेवर करेगा, वो हाईएस्ट में ले जा पाएगा, फ्लोरीन बहुत बार नहीं भी ले जा पाएगा। इसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, पाई बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है हमेशा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो Mn2O7 बहुत कन्वीनियंटली बन पा रहा है। इनफैक्ट इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास इस तरीके से आप Mn2O7 बना पाएंगे। तो इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव हो पा रही है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स क्रिएट किए गए हैं सिंगल ऑक्सीजन द्वारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से टेबल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम इस चीज को ध्यान रखते हैं कि जेई मेन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो आयरन की +2 और +3 स्टेट हमें पता है अच्छी खासी स्टेबल होती हैं, और उनमें फ्लोराइड्स या हेलाइड्स बन सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो FeX2 तो नॉर्मल लिखा हुआ है। FeX2 नॉर्मल लिखने का मतलब क्या है कि जहां भी नॉर्मली X लिखा हुआ है, ये देखिए आप नीचे की भी दी हुई है साथ साथ, जहां भी नॉर्मली X लिखा हुआ है इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप FeX3 देखें तो FeX3 में X के ऊपर 1 सुपरस्क्रिप्ट लगी हुई है, यानी यहां पे सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन नहीं आ सकता। तो FeI3 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अगेन जेई मेन, आई थिंक ईदर 2020 और 2021। बिल्कुल आप ये क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हैं, जेई मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया। So that's why I'm repeatedly pointing out, and that's why I'm using snippets, especially tables from NCERT, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट टेबल के कुछ कुछ वैल्यूज, कुछ कुछ डेटा पे बेस्ड है। ठीक है, सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को देखते टाइम भी ये ध्यान रखें, और जब आप अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं इनऑर्गेनिक में, यू डू नॉट हैव दिस स्कोप टू मिस दीज टेबल्स। जनरली हमारी टेंडेंसी ये होती है हम डेटा को नहीं देखते हैं बहुत अच्छे से, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक में ऐसा अवॉइड करना चाहिए हमें, क्योंकि जिस तरीके से पेपर बन रहा है उस पेपर का पैटर्न समझ के ही आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर उस पेपर के पैटर्न में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एनसीईआरटी की लाइंस को यूज किया जा रहा है, एनसीईआरटी के टेबल्स के डेटा को यूज किया जा रहा है, तो आप उसको इन जनरल इग्नोर मत कीजिए, फिर एक स्पेशल एफर्ट दीजिए उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि वो आपको जेई मेन में मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। एक स्पेशल चीज अगर आप यहाँ देखें तो जैसे कॉपर में भी इस बार हम जरूर ध्यान रखें, पिछली बार
क्वेश्चन आयरन पे आया है, हो सकता है कॉपर पे भी आ जाए। तो कॉपर में भी अगर आप देख रहे हैं तो CuX में 3 इंक्लूड किया गया है सुपरस्क्रिप्ट में, यानी कि फ्लोरीन नहीं बन पाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन +1 स्टेट में नहीं आता कॉपर के साथ, ये एक चीज आप याद रख सकते हैं। और CuX2 में देखिए X2 यूज किया गया है, जिसका मतलब सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन आ सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं भी आपको बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो CuI2 नहीं बनता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि Cu+2 अगर हम सोचें तो वो I- के साथ रिएक्ट करके खुद को रिड्यूस कर सकता है और इसे ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज वो बहुत कन्वीनियंटली कर सकता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वो यहाँ पर स्टेबल नहीं। ठीक है, तो कॉपर खुद को रिड्यूस कर सकता है और I- को ऑक्सीडाइज कर सकता है। Cu+ आप देखेंगे काफी बार बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि Cu+ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो कर सकता है, यानी कि वो Cu+2 में और Cu में जा सकता है। तो इसीलिए आपको Cu+ के बहुत सारे कंपाउंड्स दिखेंगे जो कि कोई एक्सट्रीमली स्टेबल हो सकता है ना हो। एक इंटरेस्टिंग चीज, एक स्टार मार्क लगा हुआ है और वो स्टार मार्क आपको बता रहा है मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो जैसे ये ऑक्साइड अगर आप देखें या ये ऑक्साइड देखें या ये ऑक्साइड देखें, ऑल दीज आर मिक्स्ड ऑक्साइड एंड आई थिंक वी शुड बी नोइंग व्हाट डज दैट मीन। आयरन के केस से समझना सबसे आसान है। आयरन में FeO भी है और Fe2O3 भी है। अगर आप उसको ऐड करके लिखें तो दैट बिकम्स Fe3O4। दैट इज काइंड ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, तो इस टेबल को आप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट समझकर, अगर आपसे पूछा जाए कि मैंगनीज को कौन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लियरली ले जा सकता है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन, योर आंसर शुड बी ऑक्सीजन। फ्लोरीन नहीं ले जा सकता। ठीक है, ये पूछा जाए कि फ्लोरीन कहां तक मैंगनीज को हाईएस्ट में ले जा पाता है, तो MnF4 में ले जा पाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल चीज यहाँ नहीं है। आई थिंक ऑलरेडी अब तक आपको जरूर पता होगा कि जहां जहां आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यू कैन कॉल दो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक। जहां आपको जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो जहां अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो स्पीशीज हो गई आपके लिए पैरामैग्नेटिक। और अगर आपको जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले तो वो स्पीशीज आपके लिए कैसी हुई? डायामैग्नेटिक। तो ये जो डायामैग्नेटिक स्पीशीज होंगी, जैसे कि Sc+3। ऑल्सो रिमेंबर स्कैंडियम वॉज द ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D विच वॉज शोइंग सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। याद आ रहे हैं ना, थोड़ी देर पहले ये भी हमने देखा था। तो स्कैंडियम यहाँ पर +3 में अगर जाएगा तो वो D0 बनाएगा। सिमिलरली जिंक +2 अगर आप देखें तो D10 में होगा। ठीक है, तो इनमें आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बाकी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और एक फॉर्मूला जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का होता है n×n+2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट देगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, एंड द यूनिट्स आर बोहर मैग्नेट। तो यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपको बताया हुआ है कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। रियलिटी में जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हमने सोच लिया कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सच में ही 4 ही रहे होंगे। तो कभी कभी हो सकता है मिक्स हो गए हो, साथ में जुड़ गए हो जबरदस्ती। तो ऑन एन एवरेज हो सकता है उनका जो नंबर आया हो वो कैलकुलेटेड से थोड़ा सा अलग आ जाए। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो आपसे थ्योरेटिकल ही पूछा जाता है, जो कि आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। कलर की अगर हम बात करें तो कलर आप देखेंगे मोस्टली डी ट्रांजिशन इज द रीजन। तो इलेक्ट्रॉन एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में जंप करते हैं, और ऐसा करने पे जब वो वापस आते हैं, एक से दूसरे d ऑर्बिटल में जंप कर गए और जब वो वापस आए, तो वापस आने पे यू विल ऑब्जर्व कि वो कोई ना कोई कलर
रिफ्लेक्ट करेंगे या कोई ना कोई कलर शो करेंगे। ठीक है, तो डी ट्रांजिशन इज अ रीजन जिसकी वजह से हमें इनमें कलर ऑब्जर्व होता है। और अगर आप देखें तो D0 जो स्पीशीज है, D0 स्पीशीज में या फिर D10 स्पीशीज में, क्योंकि यहाँ कोई डी ट्रांजिशन का स्कोप ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, बाकी हर जगह कलर ऑब्जर्व होता है एंड इट इज वेरी मच रिकमेंडेड यू शुड रिमेंबर दीज कलर्स, ऑल दी कलर्स यू शुड रिमेंबर। ठीक है, कुछ याद ही होंगे, कॉपर +2 बचपन से ब्लू पढ़ते आ रहे हैं, आयरन +2 ग्रीन, FeSO4 बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, आयरन +3 येलो। काफी कलर्स हमें ऑलरेडी याद होंगे, लेकिन इट इज गुड कि हम सबको एक कंपाइल्ड फॉर्म में भी याद कर पाए। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये पार्ट जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वीडियो देखेंगे तो उसमें डिटेल में कवर होगा ही एनीवेज। द ओनली थिंग इज डी एलिमेंट्स जो होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो लिगेंड से बॉन्ड बनाने के बाद, कैसा बॉन्ड बनाने के बाद, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद, या कई कुछ केसेस में यू विल सी सिनर्जिक बॉन्ड आल्सो, वो बनाने के बाद दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो यस, डी block elements have the tendency to form complex compound. That is the only thing जो मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। Other things we will be dealing in, you will see in coordination compounds. कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हाँ, कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। और अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो उसके दो रीजन आपको लिखने हैं। पहला, दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो इनको हेल्पफुल होती है, वो मैं भी आपको एक एग्जांपल से भी बताऊंगा। और दूसरा, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं, दैट आल्सो हेल्प्स देम टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये जो पहला पॉइंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का है, इसको अगर आप एग्जांपल से समझना चाहें, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। बहुत ही क्लासिकल सा एग्जांपल है कि हम I- को थायोसल्फेट से हम ये रिएक्शन कराना चाह रहे होते हैं, सॉरी नॉट थायोसल्फेट, विद H2OH2- से ये रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, जिसमें कि I2 और SO4 2- हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बने। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ ऑक्सीजन जो होंगे, ये पेरोक्सी वाले कंपाउंड में जो ऑक्सीजन होगा, वो दो जगह यू विल बी ऑब्जर्विंग कि किस तरीके का होगा, दो जगह वो ऑक्सीजन -1 स्टेट में होगा। ये दो ऑक्सीजन अगर आप देखें तो -1 स्टेट में है, और अगर वो सल्फेट में जा रहा है तो सारे के सारे ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में हो गए, -2 स्टेट में हो गए। यानी कि ये कंपाउंड तो हो रहा है रिड्यूस, और I-0 छोड़ के, सॉरी -1 छोड़ के 0 स्टेट में जा रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अब इस रिएक्शन को करने के लिए आप आयरन +2 को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, सॉरी आयरन +3 को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, कि पहले I- आयरन +3 के साथ रिएक्ट करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे, उसे रिड्यूस कर दे, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, Fe+2 की रिएक्शन कराएं S2OH2- के साथ, जिससे कि SO4 2- बन जाए और Fe+3 बन जाए। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपका जो Fe+3 आयन है वो रिएक्ट किया, लेकिन इवेंचुअली रीजेनरेट हो गया, तो इसने यहाँ पे किसकी तरह एक्ट किया है, इट हैज एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। तो इनमें कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने की भी अच्छी खासी टेंडेंसी होती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी आप देखेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बना लेते हैं, और वो कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो उनके क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो ये एग्जाम्पल्स हम चाहें तो याद कर सकते हैं, और ये यूजुअली नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे, और
इनमें कोई भी क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये आयनिक ही होंगे हर बार या कोवलेंट ही होंगे, कुछ ऐसा हम कह नहीं सकते, बट यूजुअली दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक विच इज क्लियरली विजिबल ऑल्सो। एंड ये चीज भी क्योंकि वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, तो कोई अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस पे निकालेंगे तो डायरेक्ट कोई अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेटल आयन की यहाँ पे नहीं दिखेगी। और इनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोल ही देते हैं। इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड और मेटालिक कंडक्टिविटी इनमें होती है, एंड दे आर केमिकली इनर्ट। एंड अगेन दिस इज एग्जैक्टली दीज पॉइंटर्स वर रिटन एंड यू आर आस्क्ड कि किस में ये प्रॉपर्टीज होती हैं या नहीं, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम जेईई। ठीक है, तो आपको तब जो चीजें बार बार बोली जा रही हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। अच्छा, एलॉयज अगर हम देखें तो एलॉयज में क्या होता है, हम कुछ एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे होते हैं। उन एलिमेंट को मिक्स करने से अगर उनमें से कम एक चीज मेटल होती है, दो या ज्यादा एलिमेंट्स को हमने मिक्स किया और उनमें से कम अगर एक चीज मेटल है, तो हम उस एक अमलगमेशन को वी कैन कॉल्ड इट एज एन एलॉय। अमलगम जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ काइंड ऑफ, वो पर्टिकुलरली मरकरी के एलॉयज के लिए यूज किया जाता है। और अगर एलॉयज को वैसे हम क्लासिफाई करें तो वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस एलॉयज जनरली ऐसे मेटल्स बनाएंगे जो आपस में 15% के डिफरेंस पे हो। इट इज लाइक कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 80-90 अगर किसी का रेडियस है, 80-90 पिकोमीटर किसी का रेडियस है, तो उस टाइम पे वी कैन एक्सपेक्ट कि दे आर गोइंग टू फॉर्म होमोजीनियस एलॉय। और आयरन के एलॉय तो काफी फेमस हैं ही। तो आयरन में जब हम क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, ऑल दीज यू कैन रिमेंबर, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, आयरन के साथ स्टील बनाने के लिए। ठीक है, आयरन के साथ आई थिंक कार्बन आपने बचपन से सुना होगा कि ये स्टील बनाता है, बिल्कुल बनाता है, लेकिन अगर आप बाकी जो ये मेटल्स हैं इनका प्रोपोर्शन वेरी करें तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील्स एंड इनफैक्ट स्टेनलेस स्टील भी आपको मिल पाता है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जब आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ मिलकर अलॉय बना रहा है, तो ब्रास एंड ब्रॉन्ज आते हैं। ठीक है, तो टिन जब कॉपर के साथ मिला तो आप देखेंगे कि ब्रॉन्ज बन गया। तो टिन जो है हमारे पास नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जब जिंक कॉपर के साथ मिला तो वो ब्रास बन गया, वो भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो वहां पे भी हमें ये एलॉयज मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपको ध्यान में होनी चाहिए वो चीज है, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें, इस टेबल में अपार्ट फ्रॉम +2 से 0 वाला रिडक्शन पोटेंशियल, एक और रिडक्शन पोटेंशियल भी मेंशन किया गया है, और वो रिडक्शन पोटेंशियल है +3 से +2 वाला। और इस रिडक्शन पोटेंशियल को अगर आप देखेंगे तो शुरू के स्कैंडियम के लिए तो ऑब्वियसली है नहीं यहाँ पे, क्योंकि स्कैंडियम +2 में नहीं जाता है, राइट। लेकिन नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स के लिए ये वैल्यू कैसी है, नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स के लिए ये वैल्यू नेगेटिव है, और उससे नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स के लिए ये वैल्यू कैसी है, उनके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये चीज मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी टेबल की इसी डेटा से क्वेश्चन आया था कि कौन सा एलिमेंट होता है 3D में जो +3 से +2 जाना सबसे ज्यादा फेवर करता है। तो ये वैल्यू भी एग्जैक्टली जेई मेन के क्वेश्चन में यूज हुई है। और वो कौन सा एलिमेंट आप देख पा रहे हैं जो +3 से +2 जाना सबसे ज्यादा फेवर करेगा, दैट इज कोबाल्ट। तो कोबाल्ट +3 से +2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईएस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने लगभग 1 घंटे में वी हैव ट्राइड टू डिस्कस जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक की और जो इंट्रोडक्शन है डीएफ ब्लॉक की, उस पार्ट को कवर किया। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या कवर कर लिया है, हमने डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज को देखा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड और जो भी ऑक्साइड्स हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एमओ फॉर्म की ऑक्साइड बना देते हैं। पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सीरीज, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। एमओ टाइप की ऑक्साइड बना देंगे एक्सेप्ट स्कैंडियम, और उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विच इज +3। ठीक है, तो वो फिर Sc2O3 बनाएगा, वो ये नहीं बना पाएगा। अच्छा, Mn2O7 की बात करें तो Mn2O7 एक कोवलेंट कंपाउंड है, ग्रीन कलर है और इट इज ऑयली। ठीक है, तो 3 इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, कोवलेंट भी है, ग्रीन भी है और ऑयली भी है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो इससे ये भी पता चलता है कि जब चीजें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाती हैं तो उस टाइम उनमें कैसा नेचर आ जाता है, कोवलेंट नेचर आ जाता है। Cr2O3 या फिर V2O5 की अगर हम बात करें तो ये भी अपने वेनेडियम क्रोमियम अपने रिस्पेक्टिव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इस टाइम इन पे भी अगर हम देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इनका लो है, इंडिकेटिंग दे हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। और वैसे इनमें अगर देखेंगे जैसे V2O5 इज एम्फोटेरिक एक्चुअली, लेकिन एम्फोटेरिक में भी कौन सी साइड वो ज्यादा इंक्लाइंड है, इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एसिडिक साइड। CrO3 इज क्लियरली एसिडिक। ठीक है, अच्छा, अब इनसे अगर आप वैसे एसिड्स देखें तो सबसे एसिड बन सकते हैं Mn2O7 से। अगर आप एसिड बनाएंगे तो इट कैन फॉर्म HMNO4। ठीक है, अगर आप CrO3 से एसिड बनाएंगे तो इट कैन फॉर्म H2CrO4। ऐसे ही अगर आप V2O5 को देखें तो V2O5 क्योंकि एम्फोटेरिक है, दिस कैन गिव अस टू थिंग्स। इट कैन गिव अस VO4 3- जो कि ये शो करता है कि जब वो बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एंड इट कैन ऑल्सो गिव अस VO2+, जो कि ये शो करता है कि जब वो एसिड से रिएक्ट कर रहा होगा तो क्या बनेगा। तो ये है विद बेस और ये है विद एसिड, इंडिकेटिंग कि इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है एम्फोटेरिक। ठीक है, अच्छा, अगर हम वैसे बात करें तो V2O3, अगर हम चेंज इन नेचर ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड्स की बात करें तो V2O3 हमारे लिए बेसिक है। ठीक है, V2O4 पे जाएं तो वो थोड़ा लेस बेसिक हो जाएगा, V2O5 पे जाएं तो वो थोड़ा एम्फोटेरिक और एसिडिक की साइड आ जाए। तो इस तरीके से आगे जाने पे नेचर में भी चेंज आ रहा है। अब एक बार बात कर लेते हैं, जैसे क्रोमियम का जो ऑक्साइड है CrO या फिर Cr2O3, तो इन पे भी अगर तीनों चीजों का नेचर हम लिखें तो CrO जो है वो बेसिक है, Cr2O3 हमारे लिए किस तरीके का है, दैट इज एम्फोटेरिक, और अगर हम CrO3 की बात कर रहे हैं तो दैट इज क्लियरली एसिडिक। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक विच इज K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम जल्दी से स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं क्रोमेट और डाइक्रोमेट का। तो अगर हम क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर जाने तो क्रोमेट विच इज CrO4 2- बिल्कुल सल्फेट जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O- और O- लगा सकते हैं। डाइक्रोमेट जो कि Cr2O7 2- जैसा है, यहां पर आपको एक ब्रिज बॉन्ड टाइप लगाना पड़ेगा जिससे कि ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर डाइक्रोमेट में। बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो डाइक्रोमेट में ये बॉन्ड एंगल लगभग 126 डिग्री है। अगर वैसे हम देखना चाहें कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है क्रोमेट का, अगर हम स्टडी करना चाहें कि फॉर्मेशन का तरीका क्या है, तो वो हम कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए हम जरा प्रिपरेशन का पार्ट देख लेते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन होती है, लेट्स लेट्स गो थ्रू दोज रिएक्शंस। इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है कि हमारे पास क्रोमाइट ओर है, तो क्रोमाइट ओर इज व्हाट, FeCr2O4। उसकी रिएक्शन आपने कराई Na2CO3 से, और साथ में O2 भी लिया है हमने, और इससे अगर हम देखेंगे सो वी आर गेटिंग Na2CrO4। ठीक है, इस स्टेप से हमें Na2CrO4 मिल रहा है, साथ में Fe2O3 भी मिल रहा है, और साथ में CO2 भी मिल रहा है। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो यहाँ पे क्रोमियम भी अपनी +3 स्टेट से +6 में आ गया, आयरन भी +2 से +3 में आ गया है, यानी कि इनको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है, ऑक्सीजन है, जिसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है। ठीक है, अच्छा, इसके कलर को हम याद रख सकते हैं, दिस इज येलो इन कलर, so this thing is yellow in color, and yes, that can be remembered.
इसी चीज को अगर हम वाटर में पुट कर दें, अगर हमारे पास जो सोडियम क्रोमेट आया है Na2CrO4, इसको हम वाटर में पुट करें, लेकिन किस तरीके से, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में पुट करते टाइम वी विल रियलाइज कि ये चीज हमें Na2Cr2O7 प्रोवाइड कर देगा, जिसका कलर येलो से अब क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो ये कलर जो पहले येलो था, अब वो कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें Na2Cr2O7 को अगर फर्दर आगे कन्वर्ट करना है K2Cr2O7, तो हम एक सिंपल सा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है कि Na2Cr2O7 जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू K2Cr2O7। तो जैसे हम कोई पोटेशियम का सॉल्ट ऐड करेंगे, तो वो पोटेशियम का सॉल्ट इसमें रिएक्शन करेगा, पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, रिलेटिवली आप ऐसे समझ सकते हैं, और वी विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, तो ये तरीका है पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रोड्यूस करने का। अब इससे अगर आगे हम चलते हैं, तो ये एक रिएक्शन हो गई। अब एक इसमें जो समझने वाली चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमेट जैसे कि CrO4 2- में अगर आप H+ ऐड करते हैं, तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसको ऑरेंज कलर से लिख देता हूं, क्योंकि इसका कलर हमें याद भी रखना होगा कैसा रहता है, ये ऑरेंज कलर का रहता है, Cr2O7 2-। और इसमें अगर आप OH- ऐड करते हो, इसी रिएक्शन को अगर आप वापस लाना चाहते हो, तो इसमें आपको OH- ऐड करना रहता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारी क्रोमेट डाइक्रोमेट के इंटरकन्वर्जन की, और किस तरीके से हम ये देख सकते हैं। आगे अगर देखें तो दोनों ही चीजों के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ही, चाहे सोडियम डाइक्रोमेट की बात हो, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात हो, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें अगर देखें कि, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि सोडियम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है डाइक्रोमेट के केस में, तो इट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो यूज है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ज्यादा है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करें, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर लगभग 1.33 आता है। यानी कि हो क्या रहा होगा कि क्रोमियम, जैसे कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए Cr2O7 2- है, तो अगर ये Cr+3 में जा रहा है, तो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये बिहेव कर रहे हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और इस टाइम पे इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो 1.33 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इनकी रिएक्शन अगर हम इनसे समझना चाहें कि I- सल्फाइड या lead+2, सॉरी tin+2 या iron+2 लें, तो किस तरीके से उनको ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो I- को ये I2 में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, Sn+2 उसको ये Sn+4 में भेज देगा, और आयरन+2 को कौन सी स्टेट में भेज देगा, आयरन+3 में भेज देगा। सो इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो भी रिड्यूसिंग एजेंट इसे दिया जाएगा उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ओके, लेट्स नाउ कम टू अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक विच इज KMnO4। तो KMnO4 का भी डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन रहता है। तो KMnO4 को बनाने के लिए वी स्टार्ट विद, सो वी हैव 3 मेथड्स टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ KMnO4। पहला मेथड क्या है, हम मैंगनीज डाइऑक्साइड लें, MnO2 लें, KOH से रिएक्शन कराएं, O2 उसमें साथ में रखें, that will lead to formation of K2MnO4 along with water। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने MnO2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, K2MnO4 में। अब ये जो MnO4 2- बना है, MnO4 2- को जब हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, सो दिस काइंड ऑफ शोज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, जहां पर ये MnO4- प्लस MnO2 में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पर मैग्नेट आयन की फॉर्मेशन हो रही है। K2MnO4 के कलर को हम याद रख सकते हैं, द कलर फॉर दिस कंपाउंड इज डार्क ग्रीन। तो ये तरीका हो गया कि किस तरीके पहले से हमने MnO2 से K2MnO4 बनाया, और फिर
K2MnO4 से हमने MnO4 माइनस बनाया। सो दिस डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन गिव्स अस परमैंगनेट आयन। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हम कराना चाहते हैं ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है। ओके, तो वी कैन से इट कैन हैपन इन एसिडिक, या फिर न्यूट्रल मीडियम हो उस टाइम भी ये रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें O2 के साथ साथ आप कोई और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो। सो से अगर O2 की जगह अगर हम यहाँ पर KNO3 नाइट्रेट आयन भी यूज कर लेते, दैट कैन ऑल्सो कैरी आउट दिस रिएक्शन, दैट कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज दिस रिएक्शन। कॉमर्शियल स्केल पे जो KMnO4 बनता है उसमें बस जो सेकेंड स्टेप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो कॉमर्शियल स्केल में अगर हम देखें तो कॉमर्शियल स्केल में MnO4 माइनस यानी कि जो मैंगनेट आयन बना हुआ है, मैंगनेट आयन को हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन से पर मैंगनेट आयन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल स्केल पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन यूज किया जाता है। तो जो फर्स्ट मेथड था उसमें आपने एसिड था जिससे कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हुई। जो सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया उसमें इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है ये चीज। अच्छा, आगे अब देख लेते हैं। एक लैब स्केल मेथड भी कभी कभी आपने देखा होगा, जेईई मेन में इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर लैब स्केल मेथड को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो लैब स्केल मेथड में अगर देखेंगे तो वहां क्या होगा, लैब स्केल मेथड में वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद वी हैव Mn+2 आयन। सो इन लैब स्केल मेथड वी हैव Mn+2 आयन, उसकी रिएक्शन आपने S2O8 2- से कराई और वो सीधा पर मैंगनेट आयन में कन्वर्ट हुआ और यहां पर हमें सल्फेट मिल गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कॉमर्शियल मेथड कौन सा है, जनरल मेथड कौन सा है, लैब स्केल मेथड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं। अच्छा, एक जो चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि जो कलर आएगा इनका, इट इज लाइक डार्क पर्पल कलर विच इज ऑलमोस्ट ब्लैक, ऐसे क्रिस्टल्स आएंगे हमारे पास। और अगर आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल KClO4 जैसा है, क्योंकि दोनों ही केस में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं दैट इज 7। ठीक है, एंड द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी भी दी हुई है अगर आप याद रखना चाहें तो। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर देता है अगर हम इसको हीट करते हैं एट अराउंड 513 केल्विन, तो उस टाइम पे ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमें मिल जाती है। अच्छा, एक चीज और अगर आपको याद रखनी हो कि इसमें KMnO4 में जो KMnO4 हमारे पास है मैंगनीज +7 स्टेट में है, और मैंगनीज अगर आप देखेंगे तो इट इज 4s2 3d5, और अगर आपने +7 बनाया है तो इसका मतलब ये सारे 7 के 7 इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिए हैं, जिसकी वजह से नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायामैग्नेटिक। तो इसमें हम बोलते हैं कि इसमें डायामैग्नेटिज्म होता है। एक इंटरेस्टिंग जो चीज है वो आपको याद रखनी है, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट, सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्दो नॉट टू बी अंडरस्टूड इन दिस क्लास, इन 12th क्लास, लेकिन क्योंकि मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, सो वी विल गो थ्रू इट कि इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म भी होता है। सो इट हैज टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी। अच्छा, अब एक चीज अगर हमसे पूछी जाए कि भाई परमैंगनेट जो आयन है क्या वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो वाटर को वो ऑक्सीडाइज तो कर सकता है, लेकिन जब हम उसके काइनेटिक स्टडी करते हैं तो जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो इतना स्लो होता है कि मतलब काइनेटिक्स थोड़ा पीछे छूट जाती है वहां पर। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली यस इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो उस काइनेटिक्स को थोड़ा मैनेज करने के लिए या तो हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हमें Mn+2 आयन साथ में चाहिए, उसके थ्रू रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो पाता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम MnO4 2- की बात करें, अगर आपसे कोई मैंगनेट आयन MnO4 2- की बात करें, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट अबव आल्सो, इसका कलर कैसा रहता है, डार्क कलर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फाइन। ओके, एक चीज आई थिंक आप लोगों को पता होगी
कि यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि अलग अलग मीडियम में KMnO4 अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास KMnO4 है और KMnO4 को अगर आप एसिडिक मीडियम देंगे तो ये जाएगा Mn+2 में, जो कि एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर पा रहा है। एन फैक्टर यहाँ पर 5 है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.52 वोल्ट के करीब आता है। अगर यही चीज हम ऑलमोस्ट न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन मीडियम में कराएंगे तो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ MnO2, और MnO2 के लिए ये वैल्यू 1.69 वोल्ट है। और अगर आप यही चीज स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में कराने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्ट्रांगली अल्कलाइन, तो जब ये चीज स्ट्रांगली अल्कलाइन में होगी दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मैंगनेट आयन, और ये वैल्यू आपके पास 0.56 वोल्ट आती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि किस तरीके का मीडियम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये पर मैग्नेट आयन जब इन गिवन चीजों से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में, तो वो क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम ये देखें कि ऑक्सलेट आयन से रिएक्ट करने पे इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CO2। Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके इट विल मेक Fe+3। नाइट्राइट NO2- को बना देगा नाइट्रेट यानी NO3-। आयोडाइड को बना देगा I2, सल्फाइड को बना देगा सल्फर, और सल्फाइट को बना देगा सल्फेट। तो ये सारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट इज केपेबल ऑफ कैरिंग आउट, तो ये सारी रिएक्शन वो कर सकता है। ठीक है, अच्छा अगर हम रिएक्शन इन बेसिक मीडियम की बात करें, सॉरी न्यूट्रल मीडियम या फेंटली अल्कलाइन मीडियम की बात करें, तो उस टाइम पे कुछ रिएक्शंस दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ध्यान रखने के लिए, दैट इज ऑफ आयोडाइड। तो आयोडाइड को अगर आप देखें तो I- जब एसिडिक मीडियम में हम KMnO4 यूज कर रहे थे तो कहां तक ले जा पा रहा था उसे I2 तक, लेकिन जब बेसिक मीडियम में हम यूज करते हैं, सॉरी न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में हम जब यूज करते हैं तो इट फॉर्म्स IO3-। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूट्रल वाली चीज हम याद रखें। कई बार दिमाग में ऐसा आ सकता है कि भाई ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो क्या पता ऊपर अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिले, नहीं, वी विल गेट I2 इन एसिडिक मीडियम एंड IO3- इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी। और अगर देखें तो थायोसल्फेट यानी कि H2O3 जो है हमारे पास वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा सल्फेट। ठीक है, वहां पर भी हम सल्फर को ऑक्सीडाइज कर पा रहे हैं। Mn+2 अगर आप MnO4- से रिएक्ट करवा रहे हैं वो भी अल्कलाइन मीडियम में या फिर वीकली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में, दैट इज गिविंग यू MnO2 एंड इट इज काइंड ऑफ कॉम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जहां पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलके एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। यूजेस की अगर बात करें तो अगर हम वैसे देखें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो इसका यूज है ही डेफिनेटली, लेकिन कुछ और यूजेस हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स वी यूज इट एट मेनी प्लेसेस, एंड ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क या फिर बाकी टेक्सटाइल फाइबर्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, और डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये सारे यूजेस हमारे पास आ जाते हैं व्हेन वी कंसिडर KMnO4। तो अभी हमने डी ब्लॉक के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, और K2Cr2O7 और KMnO4 पर्टिकुलरली इनके कहाँ कहाँ पे यूजेस हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है, प्रिपरेशन क्या है, ये सब कवर कर लिया है। नाउ वी विल गो फॉर लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है वो है लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अगर आप सही से लैंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डुएबल लगेंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एक चीज़ तो ये है कि भाई लैंथेनम जो है वो लैंथेनॉइड नहीं है। ये काफ़ी लोगों से गलती हो जाती है। लैंथेनम जो है वो लैंथेनॉइड नहीं है। उसमें वो तो इनफैक्ट आप बोल सकते हैं लैंथेनम पहला एलिमेंट है लैंथेनॉइड से जस्ट। ओके, तो लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। सो लैंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक हैं? सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स ऐसे दिखेंगे जिनमें डी ब्लॉक में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स में देयर आर 3 एलिमेंट्स जिनमें डी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो वो कौन से 3 एलिमेंट्स हुए? वो 3 एलिमेंट्स है सीरियम, गैडोलीनियम और ल्यूटीशियम। और वैसे देखोगे तो बहुत आसान भी है याद करना, क्योंकि इस केस में अगर आप देखें तो बेसिकली इसमें ये पहला एलिमेंट हो गया। गैडोलीनियम देखेंगे तो वो 4f7 वाला है, ये 4f1 वाला था, और ये कितने वाला हो गया? 4f14 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से काफी आसान है 3 एलिमेंट्स याद रखना जो कि लेंथेनॉइड्स भी हैं और जिनमें डी सबशेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके अलावा अगर आप सिमिलैरिटी देखेंगे कि एक एक रेगुलर ट्रेंड कहाँ फॉलो हो पाता है, वो रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है जब आप लेंथेनॉइड्स की थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। थर्ड से पहले थोड़ा सा छोटे मोटे एक्सेप्शंस वगैरह आते रहेंगे, जैसे कि गैडोलीनियम के लिए देखिए कि गैडोलीनियम के लिए भी ये D1 रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ये भी D1 रहेगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डी गायब होगा, क्योंकि सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन तो मेरे को लगता है हमें याद ही कर लेनी चाहिए। इट इज जीनॉन आफ्टर विच 4f1 5d1 और फिर 6s2। ठीक है, तो ये सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आपने +2 बनाने की कोशिश की तो ऑब्वियसली यहाँ से डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। 3 में बिल्कुल सिंपल सा ट्रेंड है, 4f1 4f2 बिल्कुल इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अगर हम रेडियस की बात करें तो आपको आइडिया होगा, जब हम डी ब्लॉक भी डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी हमने बोला था कि जो 4D सीरीज होती है और जो 5D सीरीज होती है इनका जो साइज है बहुत सिमिलर है। और उस साइज के सिमिलैरिटी का रीजन क्या बताया जाता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वो बिल्कुल किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनम। तो जिरकोनियम है टाइटेनियम के नीचे और हैफनम है जिरकोनियम के नीचे। अब यहां से जस्ट पहले देखें तो लेंथेनम होता है, लेंथेनम के बाद सडनली 14 एलिमेंट्स आ गए लेंथेनॉइड्स। तो अब अगर आप समझें तो हो क्या रहा है, जिरकोनियम से जिरकोनियम से हेफनम तक जाने में साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गया है एफ सबशेल में, जिसकी बहुत पुअर शील्डिंग है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हेफनम का साइज काफी हद तक डिक्रीज भी हो जाता है। तो इस वजह से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो जिरकोनियम और हेफनम का साइज आता है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर ही आता है, और इस चीज को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हेफनम का साइज थोड़ा सा कम ही आ रहा है बल्कि जिरकोनियम से। ओके, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आप बहुत कन्विंस होके ये बात बोल सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड्स में अनडाउटेडली +3, +2 +4 हो जाती हैं, कई बार हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो सपोज कीजिए आप यूरोपियम को देख रहे हैं, तो यूरोपियम में यू कैन सी +2 होने पे भी एक ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है। अगर आप सीरियम को देख रहे हैं तो वहां पे भी ऐसा लग सकता है कि नहीं, सीरियम को नहीं, सॉरी, अगर हम यूरोपियम को देखें या फिर सपोज कीजिए इटरबियम को देखें तो यहाँ पे +2 से भी
हमें एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है। कई बार +4 से भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो सकती है। +4 के लिए तो मैं बोलूंगा आपको याद कर लेना चाहिए कौन से 4 एलिमेंट्स हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकते हैं। वो 4 एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो सीरियम है, प्रेसियोडीनियम है, और उसके बाद नियोडीमियम है, और फिर यहाँ पे टर्बियम भी है, और डिस्पोरियम भी है, डिस्प्रोमियम। ये 5 एलिमेंट इनफैक्ट अगर आप बोलें तो ये 5 एलिमेंट हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी चले जाते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर रहेगा, आप देखेंगे जो +4 स्टेट में चले गए हैं वो चीजें भी +3 में वापस आएंगी, यानी वो खुद को रिड्यूस करेंगी, यानी वो किसकी तरह एक्ट करेंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जो +2 में रह गए हैं वो भी +3 में जाने की कोशिश करेंगे, यानी वो खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो ये लेंथेनॉइड्स का काफी इंपॉर्टेंट सा फीचर है, जिसमें कि आप देखेंगे +3 सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है, और इनसे यही जो क्यूरियस केसेस लिखे हैं, तो जो ये +4 वाली चीजें हैं तो ये बन तो जाती हैं, लेकिन ये +4 बनने के बाद अब ये कोई आपसे पूछे कि टर्बियम +4 क्यों बना, क्योंकि ये F7 बन पा रहा है। सीरियम +4 क्यों बना, क्योंकि ये F0 बन पा रहा है। यूरोपियम +2 क्यों बना, क्योंकि ये F7 बन रहा है। इटरबियम क्यों बना, क्योंकि ये F14 बन रहा है। तो ये बन तो गए, लेकिन बनने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये कंपाउंड्स जो +4 वाले हैं वो भी +3 की तरफ भागेंगे, जो +2 वाले हैं वो भी +3 की तरफ भागेंगे, एंड रिस्पेक्टिवली इसी तरीके से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज वगैरह अगर हम देखें तो जनरल प्रॉपर्टीज इनकी ऐसी हैं कि दे आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स टार्निश रैपिडली इन एयर। आई थिंक काफी सिंपल सी बात है, मेटल्स की तरह ही बिहेवियर है इनका। हार्डनेस राइट साइड जाने पे इंक्रीज हो रही है, ये हम याद रख सकते हैं। और सबसे बढ़िया किसके लिए एग्जांपल दिया गया है, समेरियम के लिए। आप पीवाईक्यूज में जरूर ऐसा क्वेश्चन फाइंड करेंगे जहां समेरियम को स्टील हार्ड बोला गया है, और पूछा गया है 4 ऑप्शन देके कि कौन से मेटल को, कौन से लेंथेनॉइड को आप एज गुड एज स्टील मान सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट की एक जनरल सी रेंज है 1000 से लेके 1200 केल्विन, बट क्योंकि समेरियम का हमने डिस्कस किया कि स्टील हार्ड है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अच्छा खासा ज्यादा है, 1623 केल्विन। और दे हैव बेसिकली टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगेन पूरा मेटल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड डेंसिटी अगर आप देखें तो मोस्टली वो चेंज जो है वो बड़ा स्मूथ सा ही चेंज है, लेकिन कुछ जगह दे कैन शो लाइक लिटिल बिट एक्सेप्शन इन देयर डेंसिटी, बट टेबल वाइज कुछ हमें एज सच दिया नहीं गया है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हमारे पास एज सच जेई मेन के परस्पेक्टिव से कोई बाकी इंफॉर्मेशन की इतनी ज्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं। उसके अलावा अगर आप एक चीज देखेंगे तो ये भी है कि इनका जो कलर है वो डिपेंड करता है कि हम कौन से तरीके का आयन ले रहे हैं, उससे भी कलर काफी हद तक प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जैसे अगर हमने लेंथेनम को +3 में लिया या ल्यूटेशियम को +3 में लिया, तो एक जगह हमने क्या कर दिया है, एक जगह हमने F0 ले लिया है और एक जगह हमने F14 ले लिया है। यहाँ पर हमें इनमें कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको कलर वगैरह ऑब्जर्व हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में जो इनके सॉल्ट होंगे वो, या एक्वस सॉल्यूशन में भी आपको कलर मिल जाते हैं। और लेंथेनॉइड्स में जो चीजें F0 या F14 नहीं है उनको हम डेफिनेटली बोल सकते हैं दे आर पैरा मैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर हैविंग 7 ऑर्बिटल्स। उसमें इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे तो कोई ना कोई ऑर्बिटल में आप बोल सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आई जाए। ठीक है, ओके। Then this point is quite important again from perspective of some question in JEE main कि लेंथेनॉइड जो है शुरू में इट सीम्स लाइक कि वो कैल्शियम जैसा बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यू भी है आयनाइजेशन एनर्जी की, इनकी वैल्यू बहुत क्लोज है जो कि कैल्शियम की वैल्यू है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 लगभग लेंथेनॉइड्स की किलो जूल पर मोल, ये इनका अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं वैल्यू है। और अगर आप कैल्शियम के लिए चेक करते हैं तो कैल्शियम के लिए वो वैल्यू 590 किलो जूल पर मोल है, या फिर आप बोल सकते हैं 1145 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस वजह से इट गिव्स एन इंप्रेशन कि
कुछ हद तक प्रॉपर्टीज जो लेंथेनॉइड्स की हैं वो कैल्शियम जैसी होती हैं, बट जैसे जैसे हम मूव करते हैं राइट साइड पे वी विल ऑब्जर्व कि वो ज्यादातर किस जैसी हो जाती हैं, एल्यूमिनियम जैसी हो जाती है। इनफैक्ट अभी हम जब रिएक्शंस देखेंगे वी विल रियलाइज दिस पार्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात करें तो लगभग सारे लेंथेनॉइड्स का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लगभग -2.2 से आप बोल सकते हैं -2.4 की रेंज में रहता है। और ये किसकी बात की जा रही है? ये बात की जा रही है ट्राई पॉजिटिव आयंस के लिए, ठीक है। यूरोपियम के लिए ये वैल्यू -2 के करीब है, लेकिन बाकी सब के लिए आप क्लियरली ये एक इंडिकेशन है कि इनको +3 स्टेट में आना बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर आप इनको +3 से 0 पे ले जाने की कोशिश करते हैं, इनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो नेगेटिव आ जाता है। अगर हम लेंथेनॉइड्स की रिएक्शन देखना चाहें, यस वी कैन डू दोज रिएक्शंस। तो लेंथेनॉइड्स अगर हम देखें, दे कैन वेरी वेल रिएक्ट विद एसिड्स, यस दे कैन रिएक्ट विद एसिड, उस टाइम वो H2 रिलीज कर देंगे। दे कैन रिएक्ट विद हेलोजन, तो कुछ Ln आप बोल सकते हैं, हेलोजन से अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो LnX3 जैसा कुछ बनाएंगे। वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ये हेलोजन्स थे। यहाँ अगर मैं बोलूँ वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, यू विल ऑब्जर्व कुछ LnOH होल थ्राइस प्लस वाटर जैसा भी, वाटर नहीं सॉरी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। कार्बन वाला केस इंटरेस्टिंग है। टेक्निकली आप शायद सोचें कि कुछ ऐसा जिसमें कि इनकी स्टेट 3 है, तो ये Ln4C3 जैसा कुछ बनाए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो जो केसेस हमें याद रखने हैं, वो हैं Ln(C2) सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा Ln3C, और इसके अलावा देयर इज Ln2C3। ये केसेस हैं जो हम याद रख सकते हैं कि कार्बन से रिएक्ट करते टाइम लेंथेनॉइड्स ये चीजें बना देते हैं, ठीक है। Ln(C2) सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर चीजें देखें तो नाइट्रोजन से रिएक्ट करते टाइम टिपिकल बिहेवियर +3 वाला शो करेंगे अपना, Ln(N) बनाएंगे। सल्फर या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते टाइम भी आप देखेंगे Ln2S3, या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते टाइम यू विल सी Ln2O3। ये सारी चीजें जो नॉर्मल एल्यूमिनियम की रिएक्शंस हैं, वैसी रिएक्शंस आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की अगर बात करें तो दे आर बेसिक, एंड दे आर बेसिक लाइक alkaline earth metal oxides and hydroxide. Again a very important statement with respect to JEE main question. तो अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट ही आ जाता है कभी कभी कि भाई वो किसकी तरह हैं उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, तो हमें एल्कलाइन अर्थ मेटल को कंसीडर करना है। और यूजेस की अगर थोड़ी बात करें तो कुछ यूज में अगर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका यूज है वो तो अगर आप देखें तो मिश मेटल रहेगा। तो मिश मेटल में हम लेंथेनॉइड यूज करते हैं और आयरन यूज करते हैं विद सम ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। बाकी जो इनका सिंगल बेस्ट यूज, देखिए कई बार क्या होता है आपको लैंग्वेज को बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। एनटीए रिसेंटली जिस तरीके के क्वेश्चन बता रहे हैं वो एग्जैक्ट लैंग्वेज पूछते हैं, और उस लैंग्वेज का जो आंसर है वही आपका आंसर होना चाहिए। तो जब सिंगल बेस्ट यूज की बात आ रही है तो उस टाइम हमें कंसीडर करना है कि प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स बोल सकते हैं या फिर प्लेट्स एंड पाइप्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और मिश मेटल का यूज अगर देखें और कहाँ पे इन्होंने बताया है, बुलेट्स, शेल्स, लाइटर फ्लिंट बनाने के लिए भी बताया है। और मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड को हम पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक यूज दिया गया है। एंड some individual lanthanum oxides are used as phosphorus in television. This has been a JEE main question. डायरेक्ट पूछा गया है, मिश मेटल वाला भी JEE मेन का डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्रैकिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी ना कभी आ जाएगा, कि लेंथेनॉइड से जो ऑक्साइड होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड जो होते हैं, उनको हम कहाँ इंप्लॉय कर पाते हैं, पेट्रोलियम क्रैकिंग में, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंटेंसिव विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर आप वो इंफॉर्मेशन याद कर लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक को करने में कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में। हाँ, याद करने में एक एफर्ट जरूर लगेगी, उसमें कोई डाउट नहीं।
इसके बाद हम चलते हैं एक्टिनॉइड्स पे, जो कि काइंड ऑफ हमारा लास्ट पोर्शन भी है इस टॉपिक का। तो अगर एक्टिनॉइड्स में भी देखें तो आप काफी इंपॉर्टेंट इस चीज को मान सकते हैं कि आपको कॉन्फ़िगरेशंस ध्यान होनी चाहिए। थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोरियम में अगर आप देखें तो थोरियम में 6d2 है, 7s2 है। थोरियम में अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में नहीं आया है। ओनली व्हेन थोरियम बिकम्स +3, ओनली व्हेन इट बिकम्स +3, तब जाके थोरियम में एक 5f1 अचीव होता है। तो +3 में देखेंगे तो यहाँ भी बहुत अच्छी वैल्यू, ठीक है। +3 +4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैल्यूज आ रही हैं, बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज आ रही हैं। और काफ़ी सारे हमारे एलिमेंट्स जो कि हम रेडियो एक्टिव, सर्टेनली मेरे को लगता है आपको पता ही होगा, मोस्टली जो रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं वो एक्टिनॉइड्स में भी हैं, जैसे कि यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, ये सारी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सब में डी, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो प्रोटेक्शीनियम से लेकर प्लूटोनियम तक, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, इन सब में अगर आप देख रहे हैं तो डी में एक एक इलेक्ट्रॉन जरूर है, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें तो फिर जो F7 वाला केस है वहां पर तो होना ही होना है, और वो केस क्यूरियम है जो मैडम क्यूरी के नाम पे एलिमेंट हुआ। और फिर लास्ट में लॉरेंशियम में भी बिल्कुल हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ तो एक्सपेक्ट करना ही था, लेकिन कुछ शुरू के 3-4 एलिमेंट्स और भी हैं जहां पर डी में इलेक्ट्रॉन गया है। ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके क्वेश्चन पूछे भी इन्हीं चीजों पे जाते हैं, है ना। आपसे प्रॉपर्टीज से ज्यादा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये अगर हम देखें तो एक्टिनॉइड्स काफी रेडियो एक्टिव हैं और अर्लियर मेंबर्स की लॉन्गर हाफ लाइफ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट लॉरेंशियम के लिए तो देखिए सिर्फ 3 मिनट ही उसकी हाफ लाइफ है। तो आगे आगे आने पे हम बोल सकते हैं दे बिकम मोर रेडियो एक्टिव, दे हैव शॉर्टर हाफ लाइफ्स। और ऑफ कोर्स इनमें इनकी वजह से भी यू विल ऑब्जर्व एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे कि 5d और 6d के साइज में भी आप सिमिलैरिटी ऑब्जर्व करेंगे और उसका रीजन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन ज्यादा मैग्नीट्यूड में होता है, तो वो ज्यादा मैग्नीट्यूड आता है किसकी वजह से? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि 5f की शील्डिंग और ज्यादा बेकार होती है। तो मैग्नीट्यूड वाइज इट इज इवन मोर देन यू कैन से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन वैल्यू वाइज और क्वालिटी वाइज और इंपॉर्टेंस वाइज यू विल गो अहेड विद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से देखिए 6d तक हम वैसे भी कभी नहीं जाते, हम 3d 4d 5d, बस हमारे लिए डी ब्लॉक इतना ही है। बाकी एलिमेंट्स हमें शायद पता भी ना हो कहाँ पर हैं क्या है। तो 3d और 4d से जब आप 5d में आए तो ये वाला गैप हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि इसमें सिमिलैरिटी क्यों आई, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, वहां पे बड़ा सीधा सीधा था। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कॉमन है, +2 और +4 उन केसेस में अचीव हो जाती थी जहां पे आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन कुछ ना कुछ या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ना कुछ मिल रही हो। लेकिन वो +2 और +4 वापस आने की जिद करती थी किसमें? +3 स्टेट में। ऐसा हमने देखा है लेंथेनॉइड्स में। यहाँ पे थोड़ा सा अलग कहानी है। यहाँ पे क्योंकि 5f 6d 7s तीनों का एनर्जी लेवल बहुत आसपास है, उसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये काफी हद तक शो कर देते हैं। और ये हमारे पास एक पूरा टेबल है। तो इसमें अगर आप देखें तो थोरियम के लिए +2 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं दिया हुआ, या +3 आप बोल सकते हैं कोई ज्यादा स्टेबल नहीं दिया हुआ है थोरियम को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट है जिनकी सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक तो आप ये देख सकते हैं, आई थिंक कैलिफोर्नियम से आगे जितने भी हैं इनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +3 वाली। और थोरियम के लिए अगर आपसे मोस्ट स्टेबल पूछी जाए सो यू शुड गो अहेड विद +4। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किनके पास आ रही है, तो ये तो आई थिंक जैसा हमने डी ब्लॉक में सीखा था वैसा सही है। मिडल तक आते आते, आसपास आते आते मैक्सिमम नंबर आपको मिलता है। तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम है जहां पे मैक्सिमम नंबर मिल रहा है, और यूरेनियम और अमेरिकम जो हैं इनको आप 6 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिल जाती हैं। एक्टिनॉइड्स में
सिल्वरी अपीयरेंस है एंड स्ट्रक्चर में थोड़ी वैरायटी इनकी ज़्यादा है। वैसे भी अगर आप केमिस्ट्री इनकी देखेंगे थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, थोड़ी सी कम स्टडी हुई है उसकी क्योंकि रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। तो जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम ये मिक्सचर बना देंगे हाइड्रोक्साइड का भी और हाइड्राइड का भी। नॉन मेटल से भी बहुत मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्शन शो कर देते हैं, लेकिन एसिड में HCl से तो रिएक्ट कर जाते हैं, नाइट्रिक एसिड से नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन। एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते। और इनके लिए भी हमारे पास कोई आयनाइजेशन एनर्जी का बहुत सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है। हाँ, ये फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि ये लेंथेनॉइड से नीचे हैं तो एक्टिनॉइड्स की आयनाइजेशन एनर्जी, जो भी लेंथेनॉइड्स की एनर्जी आ रही थी उससे थोड़ा सा कम ही होगी। तो अगर आपसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए तो मे बी आपको 600 से कम का गेस करना चाहिए, आपसे सेकंड पूछी जाए तो आपको 1200 से कम का गेस करना चाहिए। ये चीज आप अपने ध्यान से रख सकते हैं। एंड यस, इफ इट इज आस्क्ड कि कब ये लेंथेनॉइड्स जैसा सा ही बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि ग्रुप तो इनका बिल्कुल वैसा ही है, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि सेकेंड हाफ जो होता है एक्टिनॉइड सीरीज का, दैट बिहेव्स ऑलमोस्ट लाइक दी लेंथेनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज से जो सिमिलैरिटी हमें दिखती है वो किस पार्ट में दिखती है, वो हमें सेकेंड हाफ में जाके दिखती है। So this was a very quick overview of all the theory of D block. कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए, कुछ क्वेश्चंस और भी हम कर सकते हैं चाहें तो। कुछ क्वेश्चन को और देखने के लिए अगर हम ट्राई करें, सो विच क्वेश्चंस वी हैव, यस यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि Cr+2 और Mn+3, इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। Cr+2 और Mn+3 अगर आप दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख पाए तो क्रोमियम होता है 4s1 3d5। तो अगर आप Cr+2 बना रहे हैं इसे तो ये क्या है, ये बन गया है D4, ठीक है। मैंगनीज जो होता है दैट इज 4s2 3d5। मैंगनीज +2 क्या बन गया 3d5, और मैंगनीज +3 क्या बन गया, वो बन गया 3d4। तो अभी तो दोनों ही 3d4 है। तो अगर हम बोलें कि बोथ एग्जिबिट D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होगा कि अगर हम Mn+3 को देखें, अगर हम Mn+3 को देखें तो Mn+3 बहुत बार हमें ऐसा कोई फेमस सा कंपाउंड नहीं है या फेमस सा आयन नहीं है। Mn+3 से कहीं ज्यादा फेमस हमने किसे देखा है, Mn+2 को देखा है। और उसका रीजन क्या दिया जाएगा, इसका हाफ फिल्ड डी सबशेल। तो हम क्या बोल सकते हैं, Mn+3 की टेंडेंसी रहती है, Mn+3 की क्या टेंडेंसी है, वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है Mn+2 में, और ऐसा करने से उसने खुद को रिड्यूस किया यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो कैसा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cr भी अगर आप देखेंगे तो Cr के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जो ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 और +6 है। तो Cr+2 खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है किसमें, Cr+3। अब ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। ये बड़ी अजीब सी बात क्यों हुई, क्योंकि Cr+3 बन के तो ये क्या बना, Cr+3 बन के तो ये सिर्फ D3 रह गया। अब D3 की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन की जाए, तो D3 की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होती है हाफ फिल्ड T2G से। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको इनऑर्गेनिक में लॉजिक जो लगाना है वो क्या आंसर या कौन सी चीज का सही आंसर बताएगा उसके बेसिस पे लगाना है। आप कोई भी लॉजिक कहीं भी लगा देंगे और उससे गलत आंसर आपको ऑब्टेन होगा तो दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज। You should be applying that logic which gives you experimentally observed correct result, ठीक है। तो Cr+2 भी इंडीड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो +3 में जाने के बाद T2G कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाता है, ठीक है। और जब हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करते हैं तो वो D5 नहीं, वो D3 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। Which of the following pairs the outermost electronic configuration will be same? अगर हम सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
तो आई थिंक हमें आयरन और कोबाल्ट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक D6 है, एक D7 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर भी चांसेस हैं, क्योंकि ये भी D5 बन गया और ये भी D5 बन गया। वेनेडियम तो क्रोमियम से पहले आता है, उसमें से अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, उसमें से अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे एज कंपेयर टू क्रोमियम। और निकल और कॉपर में भी सेम कहानी है कि निकल तो कॉपर से पहले आता है, उसमें अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटाए तो वो आपको D8 देगा, जबकि कॉपर प्लस आपको D10 दे रहा है। ये चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। ये वैल्यू अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा हो, तो हमने डिस्कस किया था कि जो 3 एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम की तो मजबूरी थी, देखिए कि वो +3 में रहता है, +2 में होता ही नहीं। तो स्कैंडियम के बाद वाले 3 एलिमेंट्स के लिए ये जो वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम +3 टू +2। और जो अगले 3 एलिमेंट्स थे उनके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव थी। लेकिन आप क्वेश्चन समझेंगे तो क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए थी। प्रॉपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा वैल्यू ऑब्जर्व हुई थी कोबाल्ट की। तो अगर आप वहां पर टेबल को सर्च करेंगे, आपको टेबल में ये चीज कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी कि हमने ये हाईलाइट भी किया था। देखिए बिल्कुल कि ये जेई का क्वेश्चन भी है, वीडियो के इनिशियल पार्ट में हमने इसको हाईलाइट भी किया था। और मैंगनीज में भी अच्छी खासी वैल्यू होती है, अभी हमने देखा भी। और आयरन में रिलेटिवली कम होती है, ऐसा आप बोल सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं एक्टिनॉइड्स में, याद कीजिए कौन से 2 एलिमेंट थे जो +7 तक भी जा सकते थे। वो 2 एलिमेंट थे नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम और अमेरिकम जो थे वो कहां तक जा पा रहे थे, वो जा पा रहे थे +6 तक। याद आ रही है ये चीज? तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाना चाहिए। एंड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एज अ होमवर्क इस वीडियो का छोड़ रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि 71st जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे एलिमेंट का जो कि 71st एटॉमिक नंबर वाला है, उसके लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा होता है। तो ये आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना है। आप नीचे कमेंट में आंसर दीजिए, लॉजिक दीजिए, समझिए इसको। और अगर आपको और भी ऐसे ही कंसाइज वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को देखते रहिए। वी विल बी कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोस ऑफ ईच concept which is like supremely utterly important for JEE Mains. So stay tuned, take care, bye bye.